Hello students, today's lecture is on national income identities. Content of today's lecture is national income identities in closed 2-sector and 3-sector economy, national income identities in open 4-sector economy. National income identities in closed and open economy. नेशनल इनकम आइडेंटिटी से हम क्या समझते हैं? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेल्स अस दैट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. National expenditure are sum of all private consumption and investment expenditures as well as government expenditures. National product is thus identically equal to national income, which is identically equal to national expenditures. These are called accounting identities or national income identities. इसका अर्थ है अगर हम नेशनल इनकम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एस्टैब्लिश करता है कि नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल एक्सपेंडिचर राष्ट्रीय व्यय के बराबर होता है और वो राष्ट्रीय आय के भी बराबर होता है और इसी को हम नेशनल इनकम आइडेंटिटीज कहते हैं. नेशनल इनकम आइडेंटिटीज क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो ये 2-सेक्टर और 3-सेक्टर मॉडल के लिए होती है. नेशनल इनकम आइडेंटिटीज ओपन इकोनॉमी में बात करें तो ये 4-सेक्टर मॉडल के लिए होती है. सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी में सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी 2-सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है. A 2-sector economy is in which there are 2 sectors, that is households and business firms. It's a closed economy with no role of government and trade. 2-sector economy में 2 sectors होते हैं, एक households और दूसरी बिजनेस फर्म्स. इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का कोई रोल नहीं होता या फॉरेन ट्रेड व्यापार का कोई रोल नहीं होता और इसीलिए इसे बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं. In national income accounts, savings are identical or always equal to investment in a simple 2-sector economy. किसी भी simple 2-sector economy में सेविंग्स हमेशा आइडेंटिकली या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट या निवेश के बराबर होते हैं और ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है नेशनल इनकम अकाउंट्स की. इसको एस्टैब्लिश करने के लिए या समझने के लिए हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं. y इज आइडेंटिकल टू c प्लस आई. यहाँ पे y इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आउटपुट को या कुल उत्पादन को, c इंडिकेट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को या उपभोग पे होने वाले व्यय को और i इंडिकेट करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश पे होने वाले व्यय को. दूसरा इक्वेशन जो है उसमें y इज आइडेंटिकल इक्वल टू c प्लस एस. आय को या तो हम उपभोग के रूप में खर्च कर सकते हैं या तो उसकी बचत कर सकते हैं, इसलिए हम y इज आइडेंटिकल टू c प्लस एस कहते हैं, जहां c कंजम्पशन को दर्शाता है और s जो है वो सेविंग्स को या बचत को दर्शाता है. इक्वेशन 1 और 2 के आइडेंटिटीज में y कॉमन है तो हम लिख सकते हैं c प्लस आई इज आइडेंटिकल टू y इज आइडेंटिकल टू c प्लस एस. यहाँ पे c कॉमन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा y इज आइडेंटिकल टू S. Thus, in a 2-sector economy, investment is identically equal to savings. अब हम समझते हैं 3-sector economy में नेशनल इनकम आइडेंटिटीज को किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है. नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन अ 3-sector विद द गवर्नमेंट. 3-sector economy में हाउसहोल्ड और बिजनेस फर्म्स के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम इंक्लूड करते हैं. The inclusion of the government sector affects the overall economic situation. Total expenditure flow in the economy is now the sum of consumption expenditure, investment expenditure and government expenditure. अब total expenditure जो है वो households के द्वारा किए जाने वाला व्यय C प्लस बिजनेस फर्म्स के द्वारा किए जाने वाला व्यय जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि G से इंडिकेट किया गया है, हम तीनों को ऐड करेंगे and total expenditure is equal to total income due to circular flow of income. Circular flow of income मॉडल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि
कुल व्यय जो है वो कुल आय के बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 में टोटल एक्सपेंडिचर की जगह हम y लिख सकते हैं जो कुल आय या टोटल इनकम को इंडिकेट करता है। y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। टोटल इनकम इज एलोकेटेड टू कंजम्पशन, सेविंग्स एंड टैक्सेस। टोटल इनकम को या तो उपभोग के रूप में हम खर्च कर सकते हैं या उसकी बचत कर सकते हैं या कर के रूप में उस सरकार को दे सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू c प्लस एस प्लस टी। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमें मिलता है c प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू c प्लस एस प्लस टी। c occurs on both side of the equation so it can be cancelled out। c दोनों ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, उसे हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा i प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। बाई रीअरेंजिंग वी ऑब्टेन g माइनस टी इज इक्वल टू एस माइनस आई। Equation 6 is very significant as it depicts what would be the consequences if government budget is not balanced। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल जी से इंडिकेट किया गया और कैपिटल टी जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू या राजस्व को दर्शाता है। अगर किसी प्रकार का घाटा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है तो उसका असर किस प्रकार से पड़ेगा वो हम इस इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। If government expenditure is greater than the tax revenue, that is G is greater than T, the government will have a budget deficit. To finance the budget deficit, the government will borrow from the financial market. From equation 6, that is G minus T is equal to S minus I, if G is greater than T, then S is greater than I. It indicates that the private investment by business firms must be less than the savings of the households. Thus, government borrowing reduces private investment in the economy. Thus, government borrowings crowds out private investment. This is called the crowding out effect. G minus T is equal to S minus I एक बहुत ही important effect या phenomena को एस्टैब्लिश करता है जो कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से घाटा है या उसका एक्सपेंडिचर उसके राजस्व या टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मार्केट से उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो निजी क्षेत्र है या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और वो ज्यादा अमाउंट बोरो नहीं कर पाते या उधार पे फाइनेंशियल मार्केट से उधार ज्यादा नहीं ले पाते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाता है, जिसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं नेशनल इनकम आइडेंटिटी विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी को हम लिख सकते हैं y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई। y माइनस सी माइनस जी जो है वो नेशनल सेविंग्स को दर्शाता है, क्योंकि कुल आय या राष्ट्रीय आय में से जब आप कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हटा देंगे तो आपको जो मिलेगा वो सेविंग्स है। इसको दो पार्ट डिवाइड किया जा सकता है, प्लस टी और माइनस टी करने के बाद हमें दो पार्ट मिलते हैं, एक प्राइवेट सेविंग एक पब्लिक सेविंग। पहला है y माइनस टी माइनस सी। हियर y माइनस टी इज डिस्पोजेबल इनकम। y माइनस टी डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ है जब आप कर दे देते हैं आपके टोटल इनकम से तो जो इनकम बचती है जिससे आप खर्च कर सकते हैं उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उसमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो हाउस होल्ड्स की सेविंग है, जिसे प्राइवेट सेविंग्स भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट है पब्लिक सेविंग्स का टी माइनस जी। इट इज सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टोटल टैक्स कलेक्शन से जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो सरकार के द्वारा की गई बचत है, या इसे हम पब्लिक सेविंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वाई माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी। सेविंग्स इज इक्वल टू y माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी। ये दो पार्ट, एक प्राइवेट सेविंग है एक पब्लिक सेविंग है। इसमें से प्लस टी और माइनस टी को अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं y माइनस सी माइनस जी। y माइनस सी माइनस जी जो है वो इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, जो कि हम इसके पहले इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे y माइनस सी माइनस जी जो कि इक्वेशन 9 में है उसके बदले हम आई भी लिख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, जो कि एस्टैब्लिश करता है कि प्राइवेट सेविंग्स प्लस पब्लिक सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है 3 सेक्टर इकोनॉमी के लिए।
नेक्स्ट हम समझेंगे कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में किस प्रकार से सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है, जो कि एक ओपन इकोनॉमी है जिसमें व्यापार होता है। इन द ओपन इकोनॉमी y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस nx, where nx represents net exports x minus m। x जो है यहाँ एक्सपोर्ट्स को दर्शाता है, m इंपोर्ट्स को दर्शाता है। दोनों के डिफरेंस को हम nx या नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। National income can be either consumed, saved or paid as taxes to the government. We have y is equal to c plus s plus t। टोटल इनकम को हम कंजम्पशन, सेविंग्स और टैक्स के रूप में बांट सकते हैं। By combining equation 1 and 2, we have c plus i plus g plus nx is equal to c plus s plus t। यहाँ पे c कॉमन है, कैंसल आउट हो जाएगा। i plus g plus nx is equal to st। The above equation shows that in the open economy, sum of private investment, government expenditure and net exports is equal to the sum of savings and tax revenue। यहाँ हम देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के द्वारा किया जा रहा है प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है प्लस जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो किसके बराबर है, वो सेविंग्स प्लस टैक्स रेवेन्यू के बराबर है। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट प्रोडक्ट एंड एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर विद ट्रेड बैलेंस। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कुल घरेलू उत्पादन एवं कुल घरेलू व्यय का व्यापार संतुलन के साथ कैसा संबंध है। पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस nx। दूसरा इक्वेशन है nx इज इक्वल टू वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी, जो कि हमने इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा है। हियर y इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, c प्लस आई प्लस जी एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है, nx जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स या x माइनस m को इंडिकेट कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 we can say net exports x minus m is equal to national domestic product minus aggregate domestic expenditure. So in an open economy, aggregate domestic expenditure may not be equal to the aggregate domestic output of goods and services. नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो बराबर है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट y माइनस एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर y जो कुल उत्पादन है अगर वो ग्रेटर है टोटल एक्सपेंडिचर से c प्लस आई प्लस जी से, तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होंगे और nx की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड सरप्लस। अगर y कुल उत्पादन की वैल्यू c प्लस आई प्लस जी एक्सपेंडिचर से कम है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और जो ज्यादा एक्सपेंडिचर है उसके लिए हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा और x यहाँ पे इंपोर्ट से कम होंगे, nx की वैल्यू नेगेटिव या लेस देन 0 होगी और जो कि ट्रेड डेफिसिट के कंडीशन को दर्शाता है। The last is foreign capital flows and trade balance। पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस nx है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के लिए। y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई प्लस nx हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। y माइनस सी माइनस जी नेशनल सेविंग्स को या राष्ट्रीय बचत को दर्शाता है, क्योंकि y टोटल इनकम है उसमें से हम अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हटा दें तो हमें जो मिलेगा वो नेशनल सेविंग्स है। So replacing y minus c minus g is equal to s in equation 2, we get equation 2 में हम y minus c minus g के जगह पे s भी लिख सकते हैं जो बचत को दर्शाता है। s is equal to i plus nx, s minus i is identical to nx। The national income identity of equation 4 shows that the economy's net exports must always be equal to the difference between saving and investment. The net exports are also called trade balance because it shows the difference between exports and imports of an economy। यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर s माइनस आई ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हमारी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है और जो एक्सेस सेविंग है वो हम बाहर के कंट्रीज को उधार के रूप में दे सकते हैं और ये नेट कैपिटल आउटफ्लो को दर्शाएगा इकोनॉमी में। अगर s माइनस आई लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा मनी या उधार लेना पड़ेगा और ये नेट कैपिटल
S minus I अगर less than 0 है, the economy will be borrowing from abroad to finance the excess investment. There will be net capital inflow into the economy और economy में net capital